कदीम मिस्र के राज और अंधेरों का सिलसिला अभी रुका नहीं। अंबर नाग और मारिया अपने सफ़र के दूसरे मरहले में उस मलिका के करीब पहुंच गए हैं जिसका नाम ही खौफ है। आइए सुनते हैं अंबर नाग मारिया सीरीज मिस्र की मलिका एपिसोड 2। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक दरिया के ऊपर की तरफ से शोर सा मचा और माहीगीरों ने अपनी कश्तियां किनारों की तरफ लानी शुरू कर दी। फिर शाही गुलामों का एक बेड़ा आया और उसने माहीगीरों को हंटरों से मारना शुरू कर दिया। कमीनों, भागो यहाँ से, तुम्हें मालूम नहीं शाही मलका की सवारी आ रही है, भागो, दफा हो जाओ यहाँ से। माहीगीरों में अफरा तफरी मच गई और देखते देखते दरियाए नील की सतह बिल्कुल खाली हो गई। अंबर में गोगोश से पूछा, ये शाही सवारी किसकी आ रही है बाबा? मेरे ख्याल में मलिका नफरेती की सवारी आ रही है। अंदर आ जाओ अंबर, यहाँ रखना ठीक नहीं, अभी शाही गुलाम हंटर लेकर आ जाएंगे। अंबर ने जिद की कि वो वहीं खड़ा रहेगा और देखेगा कौन गुलाम उसको लगाता है, मगर गोगोश उसे खींचता हुआ अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं, जब मलिका की सवारी आती है, पागल हो गए हो क्या? जब मलिका की सवारी आती है तो दरिया पर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। अंबर खामोश रहा और खिड़की के सुराख में से दरिया की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में दरिया के ऊपर की जानिब से मलिका मिस्र नफरेती का शाही बेड़ा नमूदार हुआ। जब वो गोगोश के मकान के करीब से गुजरा तो अंबर ने देखा कि सैकड़ों कनीजों के झुरमुट में मिस्र की बावकार मलिका एक आलीशान अमारी में बैठी है और कनीजें उस पर मोरचल हिला रही हैं और बार बार इर्द गिर्द खुशबूदार और अत्र छिड़क रही हैं। काफी फासले पर आगे आगे गुलाम और फौज के सिपाही रास्ता साफ करते जा रहे थे। अचानक अंबर ने दरवाजा खोला और दौड़कर दरिया किनारे जा खड़ा हुआ। ये बड़ी जुर्रत का काम ही नहीं बल्कि शाही सवारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म भी था। मलिका ने देखा कि 14 बरस का एक खूबसूरत लड़का दरिया किनारे खड़ा बड़े शौक से मलिका की सवारी को दरिया में से गुजरते देख रहा है। एकदम फौज का सिपा सालार आगे बढ़ा और उसने अंबर को जख्मी करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि मलिका ने उसे हाथ उठाकर रोक दिया। लड़के को मेरे पास लाओ। अंबर को मलिका नफरेती के हुजूर पेश किया गया। अंबर उसी मलिका नफरेती का बेटा था, मगर वो इससे बेखबर थी। माँ शाही मलिका के लिबास में थी और बेटा एक मामूली कपड़ों में नंगे पांव गलेल हाथ में लिए खड़ा था। लेकिन खून आखिर खून होता है। खून के एक बार तो जोश मारा। वो मोहल्ला बांधे अंबर की नीली आंखों और सियाह रेशमी बालों को देखने लगी। फिर बोली, तुम कौन हो? अंबर ने झुककर सलाम करते हुए कहा, मैं रिजाल एहराम बनाने वाले का बेटा हूँ मलिका। तुम शाही सवारी को देखकर छिपे क्यों नहीं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मलिका की सवारी के वक्त जो कोई बाहर हो उसे कत्ल कर दिया जाता है? मुझे मालूम था मलिका आलिया। तो फिर तुम मकान से बाहर क्यों आ गए? मलिका आलिया की शाही सवारी देखने बाहर आ गया था। और अगर तुम्हें सिपाही कत्ल कर देते तो? मैं उनका मुकाबला करता मलिका आलिया। ये एक दलेराना जवाब था। मलिका के खून ने एक बार फिर जोश मारा। इस किस्म का जवाब मिस्र का एक आम लड़का हरगिज नहीं दे सकता था। मलिका नफरेती गहरी सोच में डूब गई। इतने में सिपा सालार ने झुककर अर्ज की, मलिका आलिया, महल में आपका इंतजार हो रहा होगा। मलिका मिस्र जैसे ख्यालात से चौंक उठी। हाँ, शाही सवारी को चलने का हुक्म दिया जाए। फिर वो अंबर की तरफ देखकर बोली, लड़के तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला, मेरा नाम अंबर है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अंबर ने झुककर मलिका को सलाम किया और वापस अपने मकान में आ गया। शाही सवारी आगे चल पड़ी। मलिका नफरेती गहरी सोचों में डूबी हुई थी। उसे अपना बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा याद आ रहा था, जिसको उसने कत्ल होने से बचाने के लिए दरियाए नील की लहरों के सुपर्द कर दिया था। उसका दिल कह रहा था कि उसका बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है। वो ज़रूर किसी न किसी माहीगीर के यहाँ परवरिश पा रहा है। मलिका ने 10 बरस तक खुफिया तौर पर अपने बेटे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिशें की थी, मगर वो कामयाब नहीं हुई थी। अंबर को देखकर जाने उसे अपने बेटे का ख्याल आ गया था। वो सोचने लगी, कहीं अंबर ही उसका बेटा तो नहीं? मगर कैसे हो सकता है? मिस्र का शहजादा।
अंबर मकान में दाखिल हुआ तो गोगोश ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। वो परेशान ना होता तो और क्या होता। अंबर, तूने भी तो कमाल कर दिया था। वो अपनी जान खतरे में डालकर शाही सवारे सारी को देखने बाहर निकल गया था, हालांकि उसे मालूम था कि इस जुर्म की सज़ा मौत है। उसने अंबर से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए थे लड़के, आखिर ये तुम्हें क्या सूझी? अंबर ने सीना तान कर कहा, मैं मलिका को देखना चाहता था। गज़ब खुदा का तुम्हें मालूम नहीं था कि वो लोग तुम्हें हलाक कर देंगे? मालूम था, मगर मैं भी मुकाबले के लिए तैयार होकर गया था। मगर तुम अकेले शाही फौज का कैसे मुकाबला कर सकते थे? कम से कम 2-1 को तो जरूर मारकर मरता पिया। गोगोश ने माथे पर हाथ रख कर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए, वरना मैं तुम्हारे बाप को क्या मुंह दिखाता। चचा, शाही फौज में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे मार सके, मैं बहादुर लड़का हूँ। गोगोश ने हाथ बांधकर आंखें बंद कर ली और खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। फिर उसने बड़े शौक से पूछा, अच्छा लड़के, ये बताओ, मलिका ने तुम्हें क्या कहा? मलिका ने मुझसे मेरा नाम पूछा, बाप का नाम पूछा और कहा कि मैं मकान से बाहर क्यों निकल आया हूँ। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, आपकी सवारी देखने निकल आया था। फिर मलिका ने क्या कहा? मलिका ने कहा, अगर मेरे सिपाही तुम्हें कत्ल कर देते। फिर तुमने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मैं बहादुरी से उनका मुकाबला करता। फिर मलिका क्या कहने लगी? पहले तो वो गहरी सोच में डूब गई, फिर बोली कि तुम बड़े बहादुर लड़के हो, जाओ वापस अपने घर चले जाओ। रबे अजीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मलिका के दिल में रहम डाल दिया, नहीं तो खुदा जाने आज क्या हो जाता। अच्छा लड़के, अब यहाँ से अपने घर भाग जाओ और खबरदार, आइंदा ऐसी जुर्रत फिर कभी ना करता। अंबर ने गुलेल लहराते हुए हंसकर कहा, मैं तो फिर मलिका की सवारी देखने घर से निकल आऊंगा। जाता है या नहीं बेवकूफ कहीं के, मैं आज ही तेरे बाप से शिकायत करूंगा। खुदा हाफिज चचा। अंबर हंसता हुआ गोगोश के मकान से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने लंगू जैसे दोस्त कहरमान के यहाँ पहुंचा। कहरमान उम्र में अंबर से 2 साल बड़ा था, यानी 16 बरस का था। वो एक पनीर बनाने वाले का बेटा था। जब अंबर ने उसे भी ये भयानक वाकया सुनाया तो वो बहुत खुश हुआ और अंबर के कंधे पर हाथ मारकर बोला, ये काम तो तुमने वो किया कि मैं खुद करना चाहता था। तुम्हें मालूम है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? क्या है? ये कि मैं एक रोज़ शाही फौज का कप्तान बन जाऊँ। मेरे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में लोहे का हिंटर हो। मैं घोड़े पर सवार होकर गुलामों के पास जाऊं और उनको जोर जोर से हिंटर मारूं। अंबर ने कहा, मगर कहरमान, गुलामों पर जुल्म करना कोई बहादुरी की बात नहीं, मज़ा तो दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करने में आता है। कहरमान बोला, भट्टी, मेरी तो यही ख्वाहिश है और तुम देखना, एक ना एक दिन मैं ज़रूर फौज का कप्तान बनूंगा। इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है कहरमान। वैसे तुम्हारा डील डॉल इतना है कि तुम कप्तान बन सको। अंबर, ये याद रखो, अगर मैं बादशाह की फौज का कप्तान बन गया तो तुम्हें भी अपने साथ रखूंगा और नील के किनारे एक शानदार महल बनवा कर दूंगा। मुझे तुम्हारे बनवाए हुए महल की ज़रूरत नहीं कहरमान, मैं अपना महल खुद बनवाऊंगा। चलो, हम दोनों अपने अपने महल खुद बनवाएंगे। अच्छा, अब चलो दरिया किनारे चलकर मछलियाँ पकड़ते हैं। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले दरिया किनारे चल पड़े। दोपहर के खाने पर अंबर अपने साथ मछलियाँ लाया। माँ ने कहा, बेटा तुमने बड़ी देर कर दी, तुम्हारा बाप कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंबर दूसरे कमरे में गया तो उसका बाप रज्जाल लकड़ी के कटोरे में जैतून का तेल डाल रहा था। उसने अंबर को देखकर पूछा, इतनी देर कहाँ कर दी बेटे? अब्बा, आज मैंने मलिका मिस्र से बातें की। बूढ़े रज्जाल के हाथों से जैतून का तेल का कटोरा गिरते गिरते बच गया। क्या कहा तुमने? हाँ अब्बा, मैंने मिस्र की मलिका से बातें की हैं, उसने खुद मुझे बुलाया था। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? अंबर की माँ ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। दोनों माँ बाप अंबर की बात सुनकर सकते में आ गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मलिका एक रोज अपने बेटे से गुफ्तगू कर सकती है। अंबर ने बाप और माँ को शाही सवारी का सारा वाकया सुना दिया। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी बड़े गौर से वाकये का एक एक लफ्ज सुनते रहे। अंबर कह रहा था, मलिका ने मुझसे पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बूढ़े रज्जाल ने परेशान होकर पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, मेरे अब्बू का नाम रज्जाल है और वो एहराम बनाता है। मलिका ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो असल में मेरी बहादुरी पर बहुत खुश थी, फिर उसने मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी। माँ ने कहा, रबे अजीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बाप ने पूछा, मलिका ने तुमसे और कुछ नहीं पूछा? बस मेरा नाम पूछा और फिर चुप हो गई। चुप हो गई? हाँ अब्बा जान, बिल्कुल खामोश हो गई थे।
मुझे तो ऐसे लगा था जैसे वो कुछ सोच रही हैं। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखती रही थी। मलिका आलिया ने कुछ और तो नहीं कहा? बूढ़े रज्जाल ने इत्मीनान का सांस लिया और अंबर से कहा, अच्छा चलो अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। खाने के दौरान में बूढ़ा रज्जाल यही सोचता रहा कि कहीं मलिका आलिया ने अपने बेटे को पहचान तो नहीं लिया। असल में बूढ़ा रज्जाल नहीं चाहता था कि मलिका अभी अपने बेटे को पहचाने। वो चाहता था कि अंबर ज़रा और बड़ा हो जाए, फिर वो खुद उसको लेकर मलिका की खिदमत में हाजिर होगा और उसे बताएगा कि अंबर उसका शहजादा बेटा है। उसे पूरी उम्मीद थी कि इसकी इव्ज़ मलिका आलिया उसे ढेर सारा इनामो कराम देगी। दूसरी तरफ उसे ये भी खौफ था कि कहीं फ़रौन उसे कत्ल ही ना करवा दे, इसलिए बूढ़ा रज्जाल अभी तक खामोश था। वो कभी कभी ये भी सोचता कि फ़रौन के मरने तक इस भेद को छुपाए रखना चाहिए। फ़रौन मर जाए तो वो बड़ी आसानी से मलिका मिस्र के सामने उसके बेटे के राज को इफ्शा कर सकता है। फिर अंबर की ज़िंदगी महफूज हो गई। खाने के बाद अंबर सो गया तो रज्जाल ने अपनी बीवी से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मलिका ने अपने बेटे को पहचान लिया हो? बीवी ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? अंबर की उम्र 1 दिन थी कि मलिका ने उसे दरियाई नील की लहरों पर बहा दिया था। 14 बरस बाद वो उसे कैसे पहचान सकती है? फिर भी मुझे डर है, अगर मलिका ने अपने बेटे को पहचान लिया है तो वो ज़रूर उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। अगर मलिका ने अंबर को हमसे वापस ले लिया तो यकीनी तौर पर फ़रौन को इसका इल्म हो जाएगा और वो अंबर के साथ ही साथ हम दोनों को भी कत्ल कर देगा। रज्जाल की बीवी सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी, रज्जाल तुम वहम करने लगे हो। मलिका इतने बरस गुजर जाने पर अंबर को कभी नहीं पहचान सकती, मगर वो माँ है और माँ का खून जोश मार सकता है। फ़र्ज करें अगर अंबर को उसने पहचान भी लिया होगा तो वो कभी अंबर को वापस महल में बुलाने की गलती नहीं करेगी। उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि इस तरह फ़रौन को बेटे का पता चल जाएगा और वो नजूमियों की पेशगोई के मुताबिक उसे फ़ौरन कत्ल करवा देगा और कोई अजब नहीं कि वो मलिका को भी साथ ही मरवा दे। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें भी मोहतात रहना चाहिए। फिक्र न करो, रब अजीम हमारी हिफाजत करेगा। रज्जाल ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ख्याल है मैं अंबर को लेकर मलिका आलिया की खिदमत में हाजिर न हो जाऊं? किस लिए? उसे शाही मोहर के साथ उनकी अमानत वापस करने। खुदा के लिए ऐसी गलती कभी न करना, इस तरह मलिका और अंबर समेत हम सब बादशाह के जुल्म का निशाना बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हर हाल में फ़रौन की मौत का इंतज़ार करना होगा। हाँ, इसमें हम सब की भलाई है। इतने में पोलका गुलाम शिकार की हुई मुर्गियों और उबली हुई इंजीरों की टोकरी लिए अंदर आया। रज्जाल ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो पोलका? पोलका ने भीगी आंख पोंछकर कहा, मुर्गियाँ तो मैंने डंडा मार मार कर खुद शिकार की हैं और इंजीरें मैं तफून दर्जी के बाग से तोड़कर लाया हूँ। क्या तफून से तुमने इंजीरें तोड़ने की इजाज़त ले ली थी? पहले इजाज़त नहीं ली थी, मगर जब वो मुझे इंजीरें तोड़ते देखकर बाग में गया तो मैंने उससे मानी मांगकर इजाज़त हासिल कर ली। तुम्हें 1000 बार समझाया है पोलका कि कभी किसी के बाग से बगैर इजाज़त के फल मत तोड़ा करो, मगर तुम बाज नहीं आते। तुम ज़रूर किसी न किसी से मेरी लड़ाई कराओगे। मेरे आका, लोगों के बाग फलों से लदे हुए देखकर मेरे गुलाम के मुंह में पानी भर आता है। मैं बेताब होकर बाग में घुस जाता हूँ और फल तोड़ना शुरू कर देता हूँ। और अगर किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी तो मार खाकर माफ़ी मांग लूँगा, मगर रबे अजीम की कसम, तोड़े हुए फल हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। मार भी खाता जाऊँगा और फल भी खाता जाऊँगा। अच्छा बाबा, अब हमारा सर ना खाओ। जाओ, अब ये मुर्गियाँ और इंजीरों की टोकरी भी यहाँ से ले जाओ। इसे तुम अकेले ही खाना। मैं चोरी का माल खाकर अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना चाहता। गुलाम ने चौंक कर कहा, मेरे आका, आप इसे चोरी का माल कहते हैं? हुजूर, ये तो मेरी मेहनत का फल है। खुदा की कसम, पूरे 101 डंडे खाए हैं मैंने इन इंजीरों के लिए और एक भी इंजीर बाग के मालिक को वापस नहीं की। अच्छा बाबा, आप चले भी जाओ। जा रहा हूँ मेरे आका। असल में बूढ़ा रज्जाल मलिका मिस्र की सवारी वाले वाक़िया के सिलसिले में परेशान था और वो गुलाम पोलका की बकबक झकझक सुनने को तैयार नहीं था। गुलाम चला गया तो दूसरे कमरे में जाकर वो खजूर की चोटाई पर सोए हुए अंबर को गौर से और मोहब्बत से देखने लगा। नीली आंखें, सियाह रेशमी बाल, तीखा शाही नाक, वो बिल्कुल मिस्र का शहजादा मालूम हो रहा था। वो देर तक उसे देखता रहा, फिर सर झुकाए वापस चल दिया। उसे अंबर से अपने बेटे की तरह प्यार था और वो उसकी जुदाई कभी गवारा नहीं कर सकता था। महल में आकर मलिका मिस्र नफरीती अपने बच्चे के लिए उदास हो गई। उसने अपने बादशाह फिरौन आतून के डर से अपने बच्चे को दरिया के सपर तो कर दिया था, मगर वो उसे एक पल के लिए भी भुला न सकी थी। उस नन्ही सी जान को छोटी कश्ती में सवार कराकर दरिया में बहा देने का मकसद ही ये था कि वो किसी माहीगीर के हाथ लग जाए और उसके घर में परवरिश पाए।
अगर रब अजीम को मंजूर हुआ तो कभी न कभी तो माँ को उसका बिछड़ा हुआ बच्चा मिल ही जाएगा। जालिम और संग दिल फिरौन के खौफ से मलिका खुलकर तो अपने बच्चे को तलाश न कर सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस टोह में रहती कि कहीं से उसे अपने बच्चे को खबर मिल जाए। 14 बरस गुजर गए थे और मलिका नफरीती अपने बिछड़े हुए जिगर के टुकड़े के लिए सुलग रही थी। भला कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को भुला दे? मरे हुए पर सब्र आ जाता है, मगर अपने हाथ से जुदा किए हुए बच्चे को कौन भुला सकता है? मलिका नफरीती को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उसका बेटा उसे ज़रूर मिल जाएगा। उसकी राजदार सिर्फ उसकी मुलाजिमा शारमीन थी। शारमीन ने ही 14 बरस पहले नन्हे शहजादे के लिए भी कश्ती तैयार की थी। उसमें उसके लिए दूध की बोतल, सोने के सिक्के और नरम नरम सरहाने रखने थे और शाही मोहर तकिए के नीचे छुपा दी थी। जिस वक्त मलिका की शाही सवारी दरियाए नील की सैर से वापस महल में पहुंची तो शारमीन ने देख लिया था कि मलिका अपने बच्चे के लिए बेहद गमगीन है। रिजाइल के बेटे अंबर के साथ मलिका की गुफ्तगू उसने भी सुनी थी और मलिका की उदासी को भी खास तौर पर महसूस किया था, मगर वो खामोश रही थी, इसलिए कि उसे अंदेशा था कि मलिका नफरीती बच्चे के बारे में गुफ्तगू छेड़ने से और परेशान न हो जाए। महल में आने के बाद मलिका ने ख्वाबगाह में से तमाम कनीज़ों को चले जाने का हुक्म दिया और खुद आरामदेह मसहरी पर लेट गई। जब तमाम कनीज़ें चली गईं और ख्वाबगाह बिल्कुल खाली हो गई तो मलिका ने शारमीन से कहा, शारमीन। हुक्म मलिका आलिया। तुमने उस लड़के को देखा था जो हमारी सवारी की झलक देखने दरिया के किनारे आ गया था? देखा था मलिका आलिया। उसकी शक्ल सूरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शारमीन ने अंबर को बड़े गौर से देखा था और कुछ अंदाज़ा लगाया था कि उसकी शक्ल शहजादे से मिलती जुलती है, लेकिन चूंकि उसे यकीन नहीं था इसलिए वो मलिका के आगे हामी नहीं भर सकती थी। उसे अपनी मलिका की सेहत का भी बहुत ख्याल था। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी मलिका एक ऐसे लड़के के लिए परेशान हो जो हो सकता है शहजादा ना हो। चुनाचे उसने बड़ी अक्लमंदी से कहा, शक्लो सूरत भोली भाली थी मलिका आलिया उसकी। मलिका ने सफ़ेद शाहीन के परों वाले पंखे को परे फेंकते हुए कहा, हमारा मतलब ये नहीं शारमीन, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि उस लड़के की शक्ल हमारे बच्चे से तो नहीं मिलती थी? नहीं मलिका आलिया, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। मलिका अफ्रीकी ने सर दाह भर कर कहा, फिर उस लड़के को देखकर हमारे दिल पर हाथ क्यों पड़ा था? हमारे खून ने जोश क्यों मारा था? शारमीन ने जल्दी से कहा, ये आपका वहम है मलिका आलिया, चूंकि आप हर वक्त बच्चे की याद में गुम रहती हैं। तो फिर मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बताओ शारमीन, मेरा नन्हा शहजादा किसके घर में परवरिश पा रहा है? अब तो वो बड़ा हो गया होगा, उसकी आंखें भी तो नीली थीं। बजाय मलिका आलिया, शहजादे की आंखें नीली थीं, मगर हर नीली आंखों वाला बच्चा तो शहजादा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा शहजादा क्यों नहीं मिल रहा? मैं उसकी याद में 14 बरस से तड़प रही हूँ। अभी कितनी देर मुझे और तड़पना होगा शारमीन? शारमीन ने बड़े अदब से कहा, रब अजीम पर भरोसा रखे मलिका आलिया, नन्हा शहजादा एक दिन ज़रूर आपके पास आ जाएगा। मगर वो दिन कब आएगा शारमीन? रब अजीम ने चाहा तो बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा मलिका। मलिका नफरीती ने गम से बोझल सर नरम तकियों पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। शारमीन ने बिल्लूर की सुराही में से माउनस के बच्चे गुलाब के फूलों का अर्क निकालकर मलिका आलिया के पाँव पर लगाया और मोर के परों के बीच से हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद जब मलिका तबीयत संभली तो उसने शारमीन को देखकर कहा, शारमीन, तुम मेरी बड़ी ही वफादार और राजदार कनीज़ हो। इस वक्त मैं तुमसे मलिका बनकर नहीं बल्कि एक बिछड़े हुए बच्चे की माँ बनकर कह रही हूँ कि मुझे मेरा शहजादा मिला दो। अब मैं उसकी जुदाई में ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। शारमीन ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराइए नहीं मलिका आलिया, शहजादा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो आपके पास आने ही वाला है। मलिका ने एक बार फिर आंखें बंद कर लीं। वो अपनी कनीज़ शारमीन से इस किस्म की तसल्ली की बातें 14 बरस से सुन रही थी। अब उसका दिल सब्र से भर गया था। अचानक उसने आंखें खोलकर कहा, दरिया किनारे अनातोल दरवेश रहता है। उसने एक बार कहा था कि शहजादा जिंदा है और एक ना एक दिन मुझे ज़रूर मिल जाएगा। मैं उसके पास जाकर एक बार फिर पूछना चाहती हूँ कि मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे कब आन मिलेगा। शारमीन ने कहा, है मगर मलिका आलिया, आपका वहाँ जाना मुनासिब मालूम नहीं होता।
میں وہاں ضرور جاؤں گی. اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں اکیلے اپنے بچے کے لیے جاؤں گی. شارمین نے ادب سے سر جھکا کر کہا. جو حکم ملکہ سلامت، میں آپ کے ساتھ چلوں گی. شارمین نہیں چاہتی تھی کہ ملکہ آناتول درویش کے پاس جانے کا خطرہ مول لے، کیونکہ اگر فرعون کو معلوم ہو گیا تو وہ ملکہ کے ساتھ ساتھ شارمین کی بھی گردن اڑا سکتا تھا. مگر وہ ملکہ کے حکم کے آگے سر نہ اٹھا سکتی تھی. مجبوراً اسے ہاں کرنی پڑی، اس لیے کہ ملکہ ایک ماں تھی اور ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. ہم آج ہی رات آناتول درویش کے پاس چلیں گے. جو حکم ملکہ عالیہ. آدھی رات کو ملکہ اور کنیزر شرمین نے سیاہ لبادے سر سے پاؤں تک اوڑھے اور خوابگاہ سے نکل کر ایک خفیہ راستے سے ہوتی ہوئی محل سے باہر نکل آئیں. یہاں ایک حبشی پہریدار 2 سیاہ عربی گھوڑے لیے ان کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی ملکہ اور شارمین محل سے باہر نکلیں، حبشی نے سر جھکا دیا. وہ گھوڑے پر سوار ہوئیں اور آدھی رات کے اندھیرے میں دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئیں. حبشی محافظ ان کے پیچھے پیچھے گھوڑے پر چلا آ رہا تھا. اس حبشی پہریدار کو کافی انعام دے کر شارمین نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اسے صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ملکہ کو سر درد رہتا ہے، جس کا دم کروانے وہ درویش اناتول کے پاس جا رہی ہیں. ملکہ اور شارمین کے سیاہ عربی گھوڑے ہوا سے باتیں کرتے جا رہے تھے. وہ بہت جلد دریائے نیل کے کنارے انجیر کے درختوں کے جھنڈوں کے پاس پہنچ گئیں. انہوں نے ذرا فاصلے پر گھوڑے حبشی محافظ کے حوالے کیے اور جھونپڑی کی طرف بڑھیں. اس وقت درویش اناتول اپنی جھونپڑے کے میں بیٹھا خدا کی عبادت کر رہا تھا. اناتول ایک بڑا پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک درویش تھا. اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا. اسے صرف خدا اور اس کی مخلوق سے پیار تھا اور ان کے دکھوں میں کام آنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. اتنے میں ملکہ نفریتی اور شارمین جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئیں. انہوں نے درویش اناتول کو عبادت کرتے دیکھا تو زمین پر 2 زانو جھک کر ادب سے بیٹھ گئیں. درویش ان کی آمد سے بالکل بے خبر اپنے خدا کی عبادت میں مصروف رہا. پھر جب وہ فارغ ہوا تو اس نے پلٹ کر ملکہ اور شارمین کو دیکھا. اناتول درویش سمجھ گیا کہ وہ اس کے پاس کس لیے آئی ہیں. اس نے اس وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی ملکہ کو ہرگز نہیں بتائے گا کہ اس کا بیٹا شہزادہ ایک محنت کش کے گھر عنبر کے نام سے پرورش پا رہا ہے، اس لیے کہ اناتول اسے ابھی مناسب خیال نہیں کرتا تھا. اسے معلوم تھا کہ جب تک فرعون زندہ ہے عنبر کے راز کو ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ ملکہ سے یہ راز چھپایا نہیں جا سکے گا. وہ ماں ہے، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی نہ کسی کو بتا دے گی کہ اس کا بچہ اسے واپس مل گیا ہے اور پھر فرعون شہزادے کو قتل کروا دے گا. چنانچہ درویش اناتول نے ملکہ کی طرف دیکھ کر کہا، خوش آمدید ملکہ عالیہ. ملکہ اور شارمین نے جھک کر آداب کیا اور کہا، اے خدا رسیدہ بزرگ، میں تمہارے پاس اپنے دل کے غم کو دور کرنے آئی ہوں. درویش نے کہا، ملکہ، اگر میرے اختیار میں ہوا تو میں ضرور تمہاری خدمت کروں گا. مجھے تو انسانوں کی خدمت کر کے ہمیشہ خوشی ہوئی ہے. کہو، تم کیا سوال لے کر اس فقیر کی جھونپڑی میں آتی ہو؟ ملکہ نے سرد آہ بھر کر کہا، اے خدا رسیدہ درویش، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا بچہ زندہ ہے اور وہ مجھے ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا. ہاں، میں نے کہا تھا. کل میں اپنے شاہی بجرے میں بیٹھی دریا کی سیر کر رہی تھی کہ میں نے ایک 14-15 برس کے لڑکے کو دیکھا. اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال سیاہ تھے. اسے دیکھ کر میرے خون نے جوش مارا اور میری ممتا بیدار ہو گئی. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا شہزادہ ہے. اے نیک درویش، مجھے بتاؤ کہ وہ میرا بیٹا تو نہیں؟ درویش اناتول کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہی ملکہ کا بیٹا ہے، وہی ملکہ مصر کا شہزادہ، لیکن وہ ابھی اس راز کو راز ہی رکھنا چاہتا تھا. اس میں خدا کی مرضی بھی تھی اور اسی میں ملکہ مصر، شہزادہ اور عنبر کے ماں باپ کی بھلائی تھی. اس نے کہا، میں ابھی عالم جذب میں جا کر تمہیں بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ہی اناتول درویش نے آنکھیں بند کر لیں اور جیسے عالم جذب میں گم ہو گیا. کافی دیر آنکھیں بند کیے سر جھکائے رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں. ملکہ نے بے تابی سے پوچھا، کیا حکم ہوا ہے نیک دل انسان؟ درویش نے گہری اور پراسرار آواز میں کہا، ابھی تمہارا شہزادہ تمہیں نہیں ملے گا. تمہیں کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا. ملکہ کا چہرہ اتر گیا. اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، اتنا فرما دیجئے، کیا میرا شہزادہ زندہ سلامت ہے؟
दरवेश अनातोल ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने के बाद आंखें खोलकर कहा, हाँ मलिका आलिया, तुम्हारा शहजादा जिंदा है और बड़ी अच्छी जगह पर परवरिश पा रहा है। मलिका के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहाँ है हुजूर? ये बताने का मुझे रब्बे अजीम की तरफ से हुक्म नहीं है मलिका। इतना ज़रूर कहूँगा कि वो तुम्हें मिल जाएगा और माँ का कलेजा बेटे के मिलाप से ठंडा हो जाएगा। मलिका ने सांस भरकर उदास आवाज में पूछा, अभी बदनसीब माँ को कितना इंतजार करना होगा हुजूर? बहुत थोड़ा अरसा मलिका, बहुत थोड़ा अरसा। शारमीन ने आहिस्ता से मलिका के कान में कहा कि कोई दम में दिन का उजाला फैलने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी वापस महल पहुंच जाना चाहिए। मलिका ने सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दरवेश के कदमों में रखकर कहा, ये एक हकीर नज़र है हुजूर। दरवेश अनातोल ने सोने के सिक्कों की थैली की तरफ इशारा करके कहा, इसे अपने साथ ही ले जाओ मलिका, हमारे लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है। मलिका ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ़, ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। दरवेश ने ज़रा तल्ख लहजे में कहा, तुम अपनी खुशी के लिए हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकती मलिका। इस मिट्टी की थैली को यहाँ से उठाकर वापस महल में ले जाओ। ये सोने के सांप महल के अंदर ही फुंकारते अच्छे लगते हैं। मलिका ने शारमीन को इशारा किया। उसने सोने की थैली उठा ली। मलिका ने फरीती ने हाथ बांधकर अदब से सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकल आई। कुछ दूर अल खैर के दरख्तों के तले हबशी गुलाम सियाह घोड़े लिए उनका इंतजार कर रहा था। शारमीन ने ठीक कहा था, आसमान पर दिन का उजाला फैलने वाला था और उन्हें बहुत जल्द वापस महल पहुंच जाना चाहिए। वो घोड़े पर सवार हुईं और घोड़ों की बागें ढीली छोड़ दी तो अरबी घोड़े महल की तरफ भागने लगे।